तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी डायरेक्टली ऑर्गन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो रहता ही है, एब्डोमेन पे फिक्स क्वेश्चन रहता है। तो 90% टाइम, मोर मोर देन 90% टाइम ऑर्गन पूछेंगे। या तो स्टमक पूछेंगे, या तो पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, डिओडिनम, स्प्लीन। उसको भी और रहता है 20 मार्क्स। लेकिन अगर ऑड पेपर निकलता है तो फिर ये जो सेक्शन है, ये अलग ही सेक्शन है स्टार्टिंग का। एक तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का चैप्टर अलग है। इसमें मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अच्छा क्वेश्चन बनता है उनको पूछने के लिए, अगर कोई एग्जामिनर थोड़ा सा ऑड सोचता है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। तो हो सकता है कि उस साल बच्चों को पेपर डिफिकल्ट है, क्योंकि सब लोग सिर्फ ऑर्गन्स करके जाते हैं कि भाई फिक्स ऑर्गन तो आने ही वाला है, मुझे तो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि विच आर द डिफरेंट मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस और एनाटॉमी ऑफ पेनिस। ऐसा करके एक 20 मार्क का वो बना सकते हैं। तो नोट्स में भी उसी तरह से फिर हमने रखा है पैटर्न कि व्हाट आर द मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। सो फर्स्ट हेडिंग ही आपका आएगा, फॉलोइंग आर द मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स: पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, देन एपिडिडाइमिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट रिवीजन में ही हमारा टास्क होता है कि पहले नेम हम ठीक से याद रखें, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है तो वो दूसरे भी कुछ नाम लिख सकते हैं। बट दिस आर कंसिडर्ड एज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। वैसे ही पेल्विस में फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। तो वहां पर भी ऐसी लिस्ट आती है। तो पेनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब इसमें स्क्रोटम शॉर्ट नोट है, एपिडिडाइमिस भी शॉर्ट नोट है 5 मार्क्स के लिए, स्पर्मेटिक कॉर्ड भी शॉर्ट नोट है, टेस्टिस लॉन्ग क्वेश्चन है, और पेनिस लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ऐसा भी डिफरेंशिएशन होता है क्वेश्चन में कि मुझे पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन के लिए मुझे प्रिपेयर रहना है 5 मार्क्स के लिए, कौन से क्वेश्चन के लिए मुझे 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना है। तो मेरा मॉडल आंसर भी वैसा ही होना चाहिए, मेरी टेस्ट, वीकली टेस्ट में भी मैंने वैसा ही लिखना चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में डायग्राम्स ज़्यादा लगते हैं आपको, आपको ज़्यादा सब हेडिंग्स है, डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं और उसकी वजह से फेल हो जाते हैं, या फिर मार्क्स भी कम आ जाते हैं। उनको बेचारों को पहली बार पता नहीं होता है कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर क्लास में मैं स्पेसिफिकली ध्यान देता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाए। वो उसका मॉडल आंसर क्या है, उसके सब हेडिंग्स क्या है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी डायग्राम ड्रॉ करनी है। और फिर उसी वीक में उस बच्चे की टेस्ट भी लेता हूँ, और टेस्ट लेके उसको एनालाइज भी करता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा अगर तुम लिखते हैं मेन एग्जाम में तो तुमको कितने मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारी स्टेप्स बच्चे की क्रॉस हो जाती है। स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन तो होता ही है, इजी एक्सप्लेनेशन तो होता ही है कि बच्चे को टॉपिक याद हो जाए, लेकिन उसके साथ ये सारी चीजें भी कवर करना बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी काफी सारे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, अभी सना मैडम यहाँ पे ऑफलाइन आई है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक इंटीग्रल पार्ट हमारा रहा है वीकली टेस्ट। आज 25 साल हो गए मेरे को। 25 सालों में हमेशा यहाँ पे जब हॉल भरा हुआ होता था, 70 80 बच्चे होते थे, तो एक सेंटेंस फेमस होता था कि ऐसा कोई वीक ना हो जिस वीक में एनएट का टेस्ट ना हो। मतलब इतना जोश और होश होता था बच्चों में। और ट्यूसडे को रिजल्ट ओपन होता था, और उसमें प्राइजेस दिए जाते थे बच्चों को वीकली टेस्ट के लिए वगैरह। लेकिन अभी अच्छा नहीं लगता है कि आपको मैं इंसिस्ट करूँ या किसी को डांटूं वगैरह। मैंने वो डांटना वगैरह सब छोड़ दिया है अभी। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट करते रहता हूँ कि देखिए ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे तरफ से। अगर आप
उसको अच्छे से करना चाहो तो आप कर सकते हो, यू कैन टेक, मतलब जो सिंसियर स्टूडेंट है वो उसका यूज ले सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ कमी है, या मतलब यहाँ पे तो सर ने अच्छी तरह से नहीं लेते हैं। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 25 साल से इम्प्रूव 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 होते आया है सिस्टम, पढ़ाने का सिस्टम, नोट्स का सिस्टम। हर बार एग्जाम्स जब होते हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर हम खुद एनालाइज करते हैं, और हमारे जो बच्चे जो रीचेकिंग के लिए, रिकाउंटिंग के लिए डालते हैं, उनके पेपर्स भी मेरे पास ही आते हैं। मतलब अ, वो बच्चे दिखाने के लिए लाते हैं, उसके जेरोक्स मिलते हैं, उसके थ्रू उन्होंने कहाँ पे मार्क्स दिए, कहाँ मार्क्स नहीं दिए, सब। तो साल में 2 एग्जाम्स होती रहती है मेरी, ऑड बैच भी होती है और रेगुलर बैच भी होती है। तो यही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सैटरडे का टेस्ट अवॉइड मत करो, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है, मतलब अगर टेस्ट नहीं देंगे तो मेरे हिसाब से तो फिर वो लेक्चर करके भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सैटरडे का टेस्ट एक ऐसी बात होती है कि मेरा माइंड मंडे से ही प्रिपेयर होता है, और मुझे पता होता है कि अगर मुझे सैटरडे को टेस्ट देना है तो मुझे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसके लिए अपने सिस्टम में डायग्राम प्रैक्टिस की भी नोटबुक है। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि बच्चा पहले यहाँ पे आए तो मेरे तरफ से डायग्राम की नोटबुक उसको गिफ्ट मिलती थी, इतना मैं उसके लिए सीरियस था कि बेटा आज जो टॉपिक पढ़ाया उसका तुझे 3 बार प्रैक्टिस करना है, और फोर्थ टाइम, चौथी बार जो है, बगैर देखे वो डायग्राम ड्रॉ करनी है। और कोशिश करनी है कि तुम डायग्राम को देख के कैसे एक्सप्लेन करोगे उस टॉपिक को। इतना सुंदर सिस्टम था, ताकि वो बच्चा अगर वैसा करे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो वो सैटरडे की टेस्ट अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है। और फिर सैटरडे की टेस्ट में मेरा ऐसा होता है कि 30 मार्क्स की ही टेस्ट होती है। 30 मार्क्स के लिए 1 आवर होता है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल वैसा है, जैसा है वैसा ही होता है कि 30 मार्क्स के लिए 1 आवर होता है। और उसमें क्वालिफाइंग राउंड जो होता है उसमें 20 और 20+ जो होते हैं उनको हम ग्रीन जोन बोलते हैं। और 20 के नीचे, बिलो 20 जो होता है, मतलब 19 18 17 16 जो भी है, वो रेड जोन में होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम मैंने वहां पे सेट करके रखा हुआ है, अनुभव से, एक्सपीरियंस से, कि अ, जो बच्चा अभी तक मेरे ग्रीन जोन में आया है वो कभी फेल ही नहीं हुआ है। मतलब ये उसका फायदा है कि एक क्लास लगाने के बाद कैसे हम उसका बेनिफिट लें। जो डिसीजन आपने लिया है तो उसको पूरी तरह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखते हैं। एक सेकंड के लिए बच्चा सोचता है कि यार ठीक है, 12th को तो क्लास ठीक है, लेकिन बीएचएमएस के लिए क्लास क्या हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो उसमें इतने सारे फीचर्स मैं दे रहा हूँ कि वो बच्चे को समझ में आ जाता है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज नेसेसरी, फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 5। सारे टीचिंग से लेके, इससे लेके, टेस्ट से लेके, उसको समझ में आ जाता है कि मैं कैसे फाइन फाइन कॉलेज से हटके मैं फाइन बनते जा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि स्टेप नंबर 1 आपके लिए है कि डायग्राम की प्रैक्टिस करें, ताकि सैटरडे टेस्ट आपको अच्छे से जाए, क्योंकि 50% मार्क्स तो मैं डायग्राम को ही देने वाला हूँ। और फिर डेली रिवीजन आपके हो, अच्छी तरह से आप अटेंड करेंगे तो उसमें 70-80% टॉपिक याद हो जाता है। ऑल राइट, फिर स्टार्ट करते हैं। तो दिस आर द मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। नेक्स्ट, नाउ उन्होंने कहा write down the different male external genital organs and describe in detail the penis, the anatomical features of penis. The definition part: the penis is the male organ of copulation, and its parts: root or attached portion, and body or free portion. There are two parts. कैसे हम लोग देखेंगे, ये बीडी चौरसिया का डायग्राम है जिसमें रूट पार्ट, रूट के 3 सब पार्ट्स यहाँ पे दिखते हैं: बल्ब ऑफ पेनिस, देन इस्टियो कैवर्नोसस, 2 क्रूरा एंड 1 बल्ब, ऐसा बोला जाता है। The single is called as crus penis, and more than one plural is called as crura. So 2 crura and 1 bulb of penis.
So as such there are three subdivisions, subparts, and corresponding to it in its continuation, that body part also has a three subdivisions or three subparts. So that is corpus spongiosum, which will be the continuation of bulb of penis, and corpus cavernosum, which will be the continuation of ischiocavernosus. From this name, the same name will be continued like corpus cavernosum. तो फर्स्ट डिवीजन में तो हमको यही समझना है कि ये किसको हमको डिस्क्राइब करना है, कौन से पार्ट्स है, कैसे पार्ट्स हुए, थ्री पार्ट्स ऑफ रूट, तो थ्री पार्ट्स ऑफ बॉडी उसके कंटिन्यूशन में। जैसे एक प्लांट होता है, एक ट्री होता है, और ग्राउंड के नीचे उसके रूट्स होते हैं, और फिर वो उसका स्टेम ऐसा कंटिन्यूशन में स्टेम कंटिन्यू ऊपर जाता है ऐसे। तो दैट रूट पार्ट इज हिडन पार्ट एंड बॉडी पार्ट इज अ ओपन विजिबल पार्ट। डिसेक्शन में जब डिसेक्शन करोगे बॉडी का, तो उसमें जब पेनिस का डिसेक्शन होगा तब जो एक्सटर्नल पार्ट है, जितना विजिबल पार्ट है उतना सिर्फ बॉडी पार्ट है, ये डीप रहता है रूट पार्ट, डीप डिसेक्शन करना पड़ेगा इसे। दैट इज वन थिंग। दूसरा, एनाटॉमिकली बॉडी को हम कॉर्पस बोलते हैं, कभी सुना होगा, कॉर्पस मींस बॉडी। तो कॉर्पस वर्ड्स के ऊपर से यहाँ पे दो वर्ड्स आए, बॉडी के पार्ट्स जो आए हैं, दैट इज कॉर्पस, कॉर्पस। सो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसम। तो कीवर्ड आप लिख लो पहले। नंबर वन बल्ब एंड टू क्रूरा, ऐसा लिखो, वन बल्ब एंड टू क्रूरा। सेकेंड, corpus spongiosum and corpus cavernosum. Corpus means body. So three parts of root corresponding to the three parts of body, ये एक इसमें क्लियर कर लो। दूसरा इंपॉर्टेंट, बीडी चौरसिया ने यहाँ पे इसको कट करके दिखाया, तो ऐसा कट तो हो नहीं सकता, दे आर सेम कंटिन्यूशन। इट इज लाइक किसी एक चीज को, कंटिन्यूस चीज को आप कट करके उसको दो पीसेस दिखा रहे हो टू शो द डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, लेकिन आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि दे आर कनेक्टेड, ये जुड़े हुए हैं, वो ऐसा कट नहीं है वहां पे, ये एक चीज याद रखो। नंबर वन इज रूट ऑफ पेनिस। नाउ इट इज सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच and it is composed of three erectile tissues, that is two crura and one bulb. Each crus is firmly attached to the margins of pubic arch and covered by the muscle, and it is ischiocavernosus. तो नेक्स्ट वर्ड है आपका pubic arch। नेक्स्ट है ischiocavernosus, ischiocavernosus, and the bulb is attached to the perineal membrane in between the two crura, and it is covered by the muscle bulbospongiosus. तो नेक्स्ट वर्ड आता है bulbospongiosus, and its deep surface is pierced by the urethra. तो नेक्स्ट वर्ड आता है urethra. The part of the urethra within the bulb shows a dilatation in the floor that is called as intrabulbar fossa. Next keyword is intrabulbar fossa. सब लोग लिखो, ऑनलाइन ऑफलाइन। यहाँ पर फर्स्ट हाफ कंसिडर करना है, यहाँ पर एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे कंटेंट्स लिखने के लिए दो ही पार्ट्स है, रूट एंड बॉडी। सो व्हाट इज इट, वेयर इज इट एंड हाउ इज इट, ये हमेशा का जो अपना प्रिंसिपल है वैसे ही आंसर करना है। वेयर इज इट, इट इज सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, एंड व्हाट इज इट, देयर आर टू क्रूरा एंड वन बल्ब।
and each crus is firmly attached to the margins of the pubic arch and covered by the muscle that is called as ischiocavernosus. तो there are two crura. तो डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर दो क्रूरा दिख रहा है आपको, पहले तो ये समझ लेना है ना। कभी भी स्टार्टिंग में एनाटॉमी को एक्वेंट करने के लिए उसके डायग्राम के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हाँ यहाँ पर टू क्रूरा दिख रहा है, रूट पार्ट दिख रहा है एंड एट द सेंटर देयर इज वन बल्ब, एक बल्ब दिख रहा है। अब क्रूरा एक पार्ट का नाम है, लेकिन जिस मसल से वो बनी है उस मसल का नाम इश्चियो कैवर्नोसस है, ऐसा याद रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा आपको। आप बोलेंगे अरे पूरा भी बोल रहे हैं, इश्चियो कैवर्नोसस भी बोल रहे हैं। जैसे थाई रीजन, थाई थाई का नाम है, लेकिन हैमस्ट्रिंग मसल्स थाई में प्रेजेंट है। सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप्स फ्यूमरिस उसकी मसल है। तो क्रूरा की मसल कौन सी है? इश्चियो कैवर्नोसस। और बल्ब की मसल कौन सी है? बल्बो स्पॉन्जियोसिस। तो दे आर सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच एंड दैट बल्ब इज पियर्स्ड बाय द यूरेथ्रा। तो यहाँ पे आपको यूरेथ्रा का ओपनिंग दिख रहा है जो कि सामने कंटिन्यू होने वाला है। बल्ब का कंटिन्यूशन होने वाला है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। और जो क्रूरा है, और सिंगल बोलोगे तो क्रस है, उसमें से जो पास होती है दैट इज डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। तो डायग्राम का और एक्सप्लेनेशन का बहुत क्लोज रिलेशन है यहाँ। तो एक तो ये हो गया, फिर इसके बाद सर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ इट विल बी क्यूबिक आर्च। जो कीवर्ड आपने लिखे हैं, तो अगेन हम क्या करते हैं एनाटॉमी लर्न करते समय, जो भी उसका लोकेशन है, पार्ट है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। थ्योरेटिकली पढ़ते नहीं उसको सिर्फ। अभी आज का टॉपिक आप जहाँ से पढ़ रहे हो तो वो यहाँ पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे है, और ये प्यूबिस है, ठीक है। और प्यूबिक आर्च जिसको बोला गया कि एक टाइप का आर्च फॉर्म हो गया विद द हेल्प ऑफ टू टू साइडेड प्यूबिस, है ना। हिप बोन के अलग अलग पार्ट्स धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। उसमें से एक होता है प्यूबिस, और दूसरा होता है इशियम, और तीसरा होता है इलियम। तो ये आते रहेगा, रिवीजन में आते रहेगा। लेकिन अभी दोनों बोन्स का प्यूबिस यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ऐसा एक कर्व फॉर्म होते दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये जुड़ जाते हैं एंड द जॉइंट इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो मिड लाइन जॉइंट होते हैं ना बॉडी में, उसको सिम्फाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एक सिम्फाइसिस मेंटा है, ऐसा जॉइंट आता है जो दोनों साइड का मैंडिबल यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, तो सिम्फाइसिस मेंटा है। तो यहाँ पर भी प्यूबिक सिम्फाइसिस है क्योंकि ये मिड लाइन जॉइंट है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे ये लोकेशन है जिसको प्यूबिक आर्च बोल रहे हैं, वो ये है। और सुपरफिशियल एंड डीप स्पेस यहाँ पर है, जहाँ मेरा हाथ है समझ लो कि वहाँ पे स्किन है। डीप टू द स्किन अलग अलग फेशिया है वहाँ पे, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। तो यहाँ पे एक हल्की सी स्पेस फॉर्म हुई है डीप टू द स्किन, दैट इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। क्योंकि ये इतना जो ट्रायंगुलर एरिया है ना, इसको पेरिनियम ऐसा भी बोला जाता है। वो आगे चल के आएगा। अभी हम क्या करेंगे कि टू क्रूरा और वन बल्ब इसको लगा के देखेंगे यहाँ पे, एंड इट इज अटैच्ड टू द इश्यू प्यूबिक रामायण विद द हेल्प ऑफ इश्यू कैवर्नोसस, जिस मसल का नाम है। तो ठीक ऐसे यहाँ पे वो अटैच रहेगा, और ये सब स्किन के नीचे हो रहा है। ये रूट पार्ट आपको ऊपर नहीं दिखेगा, ऊपर सिर्फ बॉडी पार्ट दिखेगा। तो एक क्रस और ये दूसरा क्रस, ये ऐसे दो क्रस यहाँ पे रहेंगे, और वो मिड लाइन में होल्ड करेंगे बल्ब को, बल्ब ऑफ पेनिस। तो लगभग बल्ब का जो डिजाइन है वो ऐसे होता है। ये कैमरे के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ बल्ब, और ये मिड लाइन में रहेगा यहाँ पे।
दोनों के बीच में। ये देखो, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया हो तो आप टाइप कर सकते हो वाओ। कि कैसे रूट को अटैच होना चाहिए वो सर ने प्रूफ कर दिया। वो ट्री का जो रूट होता है वो भी नीचे अटैच होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तीन मासेस कैसे अटैच है क्यूबिक आर्च को, और वो जिस मसल से बने हुए हैं, इश्यू कैवर्नोसस, बल्बोस स्पॉन्जियोसस। सिंपल है। थैंक यू, थैंक यू। नाउ रिफिल है क्या? रिफिल चला मैडम? नहीं क्या? तो अब हम यहाँ पे है, और जो बल्ब ऑफ पेनिस है इट इज पियर्स बाय द यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा से मैं उसको पियर्स कर दूँ। ये देखो, तो बल्ब को मैंने पियर्स कर दिया। आपको वो यूरेथ्रा दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? टाइप यस इन चैट बॉक्स। हेलो। यस, यस, थैंक यू। तो अंदर ब्लैडर है, ब्लैडर से यूरेथ्रा होगा, और फिर यूरेथ्रा का कंटिन्यूशन, यूरेथ्रा यहाँ पे सेंट्रल बल्ब से उसका कंटिन्यूशन है, जो कि डायग्राम में आपको दिखता है। वैसे ही यहाँ पर डीप आर्टरी ऑफ पेनिस है साइड में। अब मैंने ऐसा याद रखा कि हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं पेनिस को, तो आर्टरी का नाम भी वैसा ही है, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। तो याद रखने के लिए वो भी इजी है। ये दोनों साइड से मैंने पियर्स कर दिया, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। अब ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। प्रैक्टिकली it will be continue with the body. तो जो बल्ब है, बल्ब का कंटिन्यूशन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम रहेगा, और वो यूरेथ्रा that will be continue through the corpus spongiosum. तो इसमें देखो मैंने एक कंटिन्यूअस ओपनिंग ऐसे दिखाया है, दैट इज अ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और उसके आगे जो होता है ग्लांस पेनिस, जो टिप ऑफ पेनिस है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का टिप।
तो वो ऐसा दिखेगा। द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा ऐसा दिखेगा। और जो टिप ऑफ पेनिस है जिसको हम ग्लांस पेनिस बोलेंगे, तो दैट विल बी द एंटीरियर एंड ऑफ द कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, वो ऐसा दिखेगा। दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। और उसके साइड में कॉर्पस स्पॉन्जियोजम इज अ कंटिन्यूशन ऑफ, हाँ यहाँ पे अपन देखेंगे, इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ बल्ब। और कॉर्पस कैवर्नोसम, that will be the continuation of crura. ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है रूट का, तो जो क्रूरा है, क्रूरा के साथ में आगे लगा रहा हूँ आपको कॉर्पस कैवर्नोसम, ऐसा कंटिन्यूशन में लगा दिया तो वो कंटिन्यूशन में पार्ट है। दूसरा दो रहेंगे, वो भी टू क्रूरा है तो टू कॉर्पस कैवर्नोसम रहेंगे। और ये देखो दोनों साइड से लगा दिए। और एक बल्ब है सेंटर में, तो बल्ब का कंटिन्यूशन कॉर्पस स्पॉन्जियोजम रहेगा। तो एक्चुअल में फिर वो सब फिक्स होने के बाद ऐसा देखिए, जो एंटीरियर टिप ऑफ द पेनिस दिखता है एक्सटर्नली, तो वो दैट इज अ टिप ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। और उसके साइड में जो दिख रहे हैं टिश्यूज आपको, दैट इज कॉर्पस कैवर्नोसम। एंड कॉर्पस कैवर्नोसा दे आर कंटिन्यूशन ऑफ क्रूरा, एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोजम इज अ कंटिन्यूशन ऑफ बल्ब। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। क्योंकि मेरी मेथड कैसी है कि 45 मिनट एक साथ बड़बड़ करना, बस टॉपिक बोल देना, ऐसी मेथड नहीं है। मेरे साथ में उस बच्चे का टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए, भले मुझे उसके लिए और 10 आवर्स एक्स्ट्रा मुझे बात करनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, थैंक यू थैंक यू। तो ये किस तरह से ऐसे कंटिन्यूशन हुआ। अब नॉर्मल बॉडी में क्या होता है कि यहाँ पर स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ऐसे 3 लेयर्स हैं। इसके लिए ये सारे स्ट्रक्चर आपको बाहर से नहीं दिखते। ये जो होते हैं ये दे आर कवर्ड बाय स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। तो मान लेते हैं कि ये स्किन है, फिर सुपरफिशियल फेशिया है और डीप फेशिया। देखो आपके सामने मैंने 3 लेयर्स बना दिए ताकि आपको वो कन्विंस हो कि 3 लेयर्स है। Now they will surround the structure of penis, and so it's look even or plain externally. ये जो है ये पूरा आपको एक ऐसा अंडर कवर दिखता है। ये देखिए इसको मैंने ऐसा पूरा कवर कर दिया है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया से। और एक्सटर्नली ये जो स्किन होती है ये और थोड़ी एक्स्ट्रा होती है यहाँ पे हमेशा, लूज एंड रिट्रैक्टेबल स्किन विच इज कॉल्ड एज प्रीप्यूस ऑफ पेनिस। और यहाँ पे एक फोल्ड होता है जो उसको अटैच होता है नीचे की तरफ।
ये देखो, इजी पार्ट, टाइप इजी पार्ट इन चैट बॉक्स। तो उससे क्या होगा ना, थोड़ा नींद नहीं आएगी, फिर आपको आप में थोड़ा एक्टिविटी चलती रहेगी ऐसा। यस थैंक यू। यस थैंक यू। तो वो जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको ऐसे तीन कवर्स ने कवर किया है। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ऐसे। अब देखो, जो कुछ सर ने दिखाया वो इसके साथ मैच हो रहा है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंटिन्यूशन में है। और फिर से हम उसी पॉइंट पे, ताकि वो अच्छी तरह से याद हो जाए कि रूट, इट इज सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच and it is composed of the three erectile tissues, that is two crura and one bulb. थ्री इरेक्टाइल टिश्यूज, हाँ इरेक्टाइल वर्ड आएगा ये पेनिस के स्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली। और वो इरेक्टाइल टिश्यूज सिर्फ पेनिस में ही प्रेजेंट होते हैं, दे आर अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज। और एज अ पेशेंट, पेशेंट भी आपके पास ऐसे आएंगे कि हु हैव इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स, उसको इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। दैट इरेक्शन ऑफ पेनिस, दैट विच मेक्स द पेनिस हार्डर and which is necessary during the intercourse, the sexual act. तो उस समय that hardness is necessary and that hardness is called as erectile function. तो काफी सारे मेल पेशेंट आपके पास ऐसे भी आएंगे कि हाँ पेनिस में इरेक्टाइल फंक्शन ही नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में फ्लैसिड स्टेज में रहेगा, वो सॉफ्ट स्टेज में रहेगा पेनिस, एंड ड्यूरिंग इंटरकोर्स उसमें इरेक्टाइल फंक्शन रहेगा, उसमें हार्डनेस आएगा। तो ये एक आपको समझना चाहिए कि व्हाई दैट टाइप ऑफ टिश्यूज आर देयर। तो इरेक्टाइल मासेस ऑफ टिश्यूज, तो रूट के जो तीन हैं ये भी इरेक्टाइल है, और जो बॉडी के तीन है वो भी इरेक्टाइल है। ये क्लियर हो गया आपको। तो टू क्रूरा एंड वन बल, एंड ईच क्रस इज फर्मली अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द प्यूबिक आर्च, वो मैंने आपको दिखा दिया, एंड कवर्ड बाय मसल, it is called as ischiocavernosus. Then the bulb is attached to the पेरिनियल मेम्ब्रेन, क्योंकि वहां पे पेरिनियम ही है तो उसके ऊपर से नाम रखा गया। इन बिटवीन टू क्रूरा, सर ने अभी दिखाया दो क्रूरा के बीच में एक बल्ब था, एंड इट इज कवर्ड बाय द मसल कॉल्ड एज बल्बो स्पॉन्जियोसिस। तो मैंने ऐसा याद रखा कि उसी के नाम से मसल का नाम होना चाहिए, बल्ब, बल्बो स्पॉन्जियोसिस, एंड इट्स डीप सरफेस इज पियर्स्ड बाय द यूरेथ्रा। तो कैसे यूरेथ्रा ने पियर्स किया है वो मैंने रिफिल से आपको पियर्स करके भी दिखाया। द पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा विद इन द बल्ब shows a dilatation that is called as intrabulbar fossa. तो जैसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि हाउ टू राइट आंसर, तो ऐसे जो कीवर्ड होते हैं, एक एक कीवर्ड एक्सप्लेन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं। तो नोट्स में भी ऐसे उसको बुलेट्स देके, पॉइंट्स देके लिखा गया है कि आई हैव टू एक्सप्लेन द इंट्राबल्बार फोसा, आई हैव टू एक्सप्लेन द बल्बोस्पॉन्जियोसिस। एक एक पॉइंट देखता है वो मैथ्स की तरफ एग्जामिनर। इसमें कोई फिलोसॉफी थ्योरी नहीं है, एग्जैक्टली पॉइंट है, एग्जैक्ट नेम्स है एनाटॉमी के, जो कि प्रैक्टिस से ही याद रहते हैं। फिर नेक्स्ट रीडिंग आता है आपका बॉडी ऑफ पेनिस। इट इज द फ्री पोर्शन ऑफ द पेनिस एज कंप्लीटली कवर्ड बाय द स्किन, जैसे अभी सर ने आपको दिखाया। इट इज कंटिन्यूस विद द रूट, एक रूट का ही कंटिन्यूशन है वो, इन फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, वो भी सर ने दिखाया। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री इरेक्टाइल मासेस ऑफ टिश्यूज, क्योंकि वो रूट का अगर कंटिन्यूशन है तो इसमें भी तीन मासेस होने चाहिए। राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोजा, अगर वो सिंगल हम उसको बोलेंगे तो वो कॉर्पोरा कैवर्नोजा है, और फिर कॉर्पस कैवर्नोसस ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड मिड लाइन, जो मिड लाइन होता है उसको हम मीडियन बोलते हैं, तो मीडियन इज अ कॉर्पस स्पॉन्जियोजम।
तो इसके भी 3 मासेस है। देन इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग इरेक्शन of penis, these masses becomes engorged with the blood, causing considerable enlargement in the size of body of penis. ये जो बेसिक पॉइंट्स है ये आगे चल के क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मेडिसिन सर्जरी जो भी सब्जेक्ट्स आप देखोगे तो इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिलता है। व्हाई देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ साइज ऑफ पेनिस ड्यूरिंग दैट सेक्सुअल एक्ट, that is because of this engorgement of the blood. The two corpora cavernosa are the forward continuation of the crura. Corpora cavernosa क्या है, किसका कंटिन्यूशन है? क्रूरा का कंटिन्यूशन है। Each of them terminates under cover of glans penis. अभी सर ने दिखाया था glans penis and covered by strong fibrous covering called as tunica albuginea. तो नेक्स्ट कीवर्ड आपका आता है यहाँ पे अभी tunica albuginea. Then the corpus spongiosum, it is the forward continuation of bulb of penis and its terminal part is conical and expanded known as glans penis. तो नेक्स्ट कीवर्ड है आपका ग्लैंस पेनिस, राइट। फिर से एक बार यहाँ पे मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ कि कैसे ऑन ईच साइड कॉर्पोरा कैवर्नोजा है। देयर आर 2 ब्लू कलर कॉर्पोरा कैवर्नोजा है और मीडियन मिड लाइन में कॉर्पस स्पॉन्जियोजम है और कॉर्पस स्पॉन्जियोजम का ही एंटीरियर एंड मैंने यहाँ पर ग्लांस पेनिस बनाया। जो एंटीरियर एंड आपको दिख रहा है और उसके ऐसी मार्जिन दिख रही है आपको, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कोरोना ग्लैंडिस, दिख रहा है। और क्या है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक वर्ड आया था, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो दैट इज अ कवरिंग ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोजा। अब इसको मैं अलग नहीं कर सकता, बट जो साइड में जो कॉर्पोरा कैवर्नोजा है उसको कवरिंग करने वाला ट्यूनिका एल्बुजिनिया रहेगा। ये व्हाइट पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो ऐसा कवरिंग रहेगा कि जिसकी वजह से वो सेपरेट कर सके कॉर्पस स्पॉन्जियोजम को। ऐसा राउंडेड सर्कुलर रहेगा वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इट सेपरेटेड फ्रॉम द कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। और ये अंदर की बात कर रहे हैं हम। ट्यूनिका का मतलब ही कवरिंग होता है इन हिस्टोलॉजी। ट्यूनिका ट्यूनिक्स मींस कवरिंग। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया विल कवर टू द कॉर्पस कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये अंदर हो रहा है, मैं फिर से बता दूं। बाहर से तो वो इंटैक्ट है ही, आपका जो स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया है वो तो सबको इसका कवर करेगा, ऐसे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो कवरिंग बाहर से रहेगा ही रहेगा। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर है। अगर ये पॉइंट समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करके आगे जाना है। यस, थैंक यू। The difference between that tunica albuginea and external skin superficial fascia deep fascia. Yes, thank you. तो अच्छा लगता है ऐसा एक एक समझ के हम जब आगे चलते हैं तो हमारा ब्रेन भी उसको उसका कॉग्निशन बहुत अच्छे से करता है। सो कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, ग्लांस पेनिस, आई थिंक इसका आइडिया क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट, हाँ उसी चीज को ना यहाँ पे ऐसा दिखाया है, आपको अचानक से डिफिकल्ट ना लगे। ये अगर ध्यान से देखेंगे आप
तो जो आउटर सर्कल है दैट इज स्किन, और जो नेक्स्ट है दैट इज सुपरफिशियल फेशिया, जिसमें आपको सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस भी दिख रहा है। और नेक्स्ट ब्लू कलर का जो है दैट इज डीप फेशिया। अब जैसे सर ने आपको दिखाया था उसको इसके साथ कोरिलेट करना पड़ेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि अरे ये डायग्राम ऐसे कैसे बनी, लेकिन हाँ, सर ने दिखाया थे दो मासेस, कॉर्पोरा कैवर्नोजा, एंड दे आर कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये देखो नाम लिखा है यहाँ पे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ग्रीन कलर में दिखा रहा है। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को उनसे अलग दिखा रहा है, समझ रहे हो। अब एक्चुअल मास में सर ने जैसा दिखाया वैसा ही है सेंट्रली, बट कभी कभी डायग्राम बताने के लिए थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल दिखाना पड़ता है उनको। बट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कैसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉर्पस कैवर्नोसम। द प्रोजेक्टिंग मार्जिन at the base of the glans is called as corona glandis। मैंने अभी प्रोजेक्टिंग मार्जिन दिखाई थी, ग्लांस पेनिस की शार्प मार्जिन दिखाई थी, तो उसी के मीनिंग से उसका नाम याद रखना। कोरोना का मतलब यहाँ पर मार्जिन होता है, और ग्लैंडिस वर्ड आया है ग्लांस से, ग्लांस पेनिस। तो नेक्स्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा कोरोना ग्लैंडिस। Next is within the roof of glans, there is the dilatation in the urethra called as navicular fossa. Write down navicular fossa. At the nape of the penis, the skin is folded and loose, retractable, called as prepuce or foreskin. अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो नॉर्मली ऐसे स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, और इस कंडीशन में यहाँ पर स्किन का पार्ट या ऐसा, यहाँ पे मैं स्किन का पार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कवरिंग। अब ऐसा है कि नॉर्मल उसका साइज जो है वो स्मॉल रहेगा, एंड ड्यूरिंग इरेक्शन वो इनॉर्मस उसका साइज बढ़ जाएगा। इसके लिए नेचुरली नेचर को क्या करना पड़ा कि वहां आपकी स्किन एक्स्ट्रा रखनी पड़ी, इतनी एक्स्ट्रा कि अगर उसका साइज एनलार्ज भी हो जाए तो वो स्किन उसको कवर कर सके। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब वो फ्लैसिड स्टेज में होता है तब वो स्किन एक्सेस होकर फिर यहाँ जमा हो जाएगी। एट द ग्लांस एक्स्ट्रा स्किन विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ द ग्लांस। तो वो जो एक्स्ट्रा स्किन है दैट इज कॉल्ड एज प्रीप्यूस ऑफ द पेनिस। और यहाँ पर देयर इज अ स्मॉल फोल्ड विच इज अटैच हियर टू द प्रीप्यूस, ताकि वो बहुत पीछे ना जाए। एक छोटा सा फोल्ड होता है, और वो फोल्ड को समझने के लिए मैं आपको कहूंगा कि टंग जो है आपकी, और टंग के नीचे जो अटैच पार्ट है जो टंग को अटैच रखता है, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेन्युलम लिंग्वी, क्योंकि लिंगुअल मीन्स टंग। तो इस तरह का जो अटैच करने वाला जो पार्ट होता है उसको फ्रेन्युलम बोलते हैं। तो सेम वर्ड यहां पे यूज किया गया, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम ऑफ पेनिस, क्योंकि वो भी अटैच करने का ही रोल प्ले करता है। देयर इज अ फ्रेनुलम ऑफ पेनिस। देखो फ्रेनुलम, इट इज द फोल्ड ऑफ स्किन ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द ग्लांस, ग्लांस के अंडर सरफेस के पास। ये बड़े फॉर्मेट में यहाँ पे आप देखोगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस टॉपिक को समझने के लिए, ये जो अगर इधर से मैं आपको सामने से दिखाऊं तो दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सम ऑफ द पेनिस। जैसे मैं हैंड को अगर ऐसा पकड़ता हूं तो ये मेरा डॉर्सम ऑफ द हैंड है, और ये मेरा पामार सरफेस है। तो पेनिस में पहले ये समझना होगा कि दिस इज द डॉर्सम ऑफ द पेनिस।
और अगर नीचे का सरफेस दिखाओ, दैट इज अंडर सरफेस ऑफ पेनिस, पहले ये समझना, क्योंकि आगे वो आएगा डिस्क्रिप्शन। और स्किन दिख रहा है, और एक्स्ट्रा स्किन जो सामने दिख रहा है यहाँ पे, वो एक्स्ट्रा स्किन ग्लांस के आगे, दैट इज अ प्रीप्यूस। अब इसमें भी दो राय है मोमेडियंस में, मुस्लिम धर्म में, जिसको हम खतना खतना ऑपरेशन बोलते हैं। तो उसमें वो बच्चे का ये प्रीप्यूस कट कर देते हैं। तो उसके पीछे भी एक सोच है उनकी कि वो प्रीप्यूस कट करेंगे तो वो वहां का जो पार्ट है वो क्लीन रहेगा, वहां का पार्ट क्लीन रहेगा, ये उसके पीछे की सोच है। और ऐसा भी माना जाता है कि कार्सिनोमा ऑफ पेनिस जो है वो मुस्लिम्स में कम होता है। अब इसका क्या कोरिलेशन है वो तो साइंटिस्ट नहीं समझ पाए, बिकॉज दूसरी साइड आप देखो तो वो ग्लांस पेनिस जो होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए वो प्रीप्यूस को वहां पे दिया है। एक स्किन हमेशा वो प्रोटेक्टेड रहे, कभी भी इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, सामने से कोई ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑलवेज वो टिप जो है वो कवर्ड होना चाहिए, शायद नेचर का ऐसा, हर चीज के पीछे नेचर का एक लॉजिक होता है, तो वो भी प्रीप्यूस वैसा है। तो ये था प्रीप्यूस का लॉजिक। अब प्रीप्यूस यहाँ पर रिट्रैक्टेबल स्किन है ये, यहाँ तक इसको आप फोल्ड भी कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, ग्लांस तक इसको पीछे कर सकते हो आप, उसके पीछे नहीं जा सकता। अब क्या होता है कि प्रीप्यूस और ग्लांस, इसके बीच में एक सब्सटेंस, एक स्टिकी सब्सटेंस यहाँ पे सिक्रीशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द स्टिकी सब्सटेंस between the loose space of prepuce and the glans, और वो जो लूज स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज प्रीप्यूटियल सैक। तो वो नेक्स्ट कीवर्ड आप वो भी लिख लो, प्रीप्यूटियल सैक। व्हाट इज प्रीप्यूटियल सैक? इट इज द स्पेस बिटवीन द लूज स्किन दैट इज प्रीप्यूस एंड ग्लांस, उसके बीच में जो पोटेंशियल स्पेस बनेगा दैट इज प्रीप्यूटियल सैक। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वहां पर एवरी इंडिविजुअल मेल में स्टिकी सब्सटेंस होता है स्मेग्मा, स्टिकी व्हाइट सब्सटेंस, और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ये ऐसा है कि इन द मेडिको लीगल केसेस ऑफ रेप, जो अभी आजकल आप न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में अनफॉर्चुनेटली न्यूज आते रहते हैं, तो एज ए डॉक्टर इसका डायग्नोसिस करने के लिए वो जब एग्जामिनेशन करते हैं कि जो रेप विक्टिम है, जो फीमेल है जिसके ऊपर रेप हुआ है, उसके जो जेनिटल पार्ट है, अगर उसका एग्जामिनेशन जल्दी पहले 24 आवर्स में किया गया, और उसके पहले उसने बाथिंग भी नहीं करना चाहिए, उसने नहाना भी नहीं चाहिए, और डायरेक्टली फिर उसके सैंपल्स, वो लेडी डॉक्टर जो भी होगी वो आप पुलिस स्टेशन में भी अगर वो जाती है तो उसका ये अधिकार है कि वो डिमांड करेगी लेडी डॉक्टर के पास मुझे जाना है। पुलिस स्टेशन में भी हरेसमेंट होता है, और वो एग्जामिनेशन के नाम पे वहाँ के जो पुलिस होती है या पीएसआई होते हैं, वो भी उनको फिजिकल एब्यूज कर सकते हैं। तो ये एज अ डॉक्टर आपको सलाह देनी पड़ेगी कि इस केस में कैसा रहता है, कि देखिए आपको अधिकार है कि आप बोले तुरंत हमको यहाँ पे जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो जो भी लेडी डॉक्टर है उसके पास ही जाना है, और वही एग्जामिन करेगी, एग्जामिन करने के बाद वो वहाँ के सैंपल्स कलेक्ट करेगी, और वो जो फीमेल एक्सटर्नल जेराटो ऑर्गन्स है उसमें 100% वहाँ पे सैंपल्स रहते हैं, दैट सैंपल्स ऑफ स्मेग्मा। और अब ये जो स्मेग्मा होता है ना, फिर जिसका जिसका नाम वो लेती है या जिसके ऊपर डाउट है, तो ये आसान हो जाता है कि उस व्यक्ति का जो स्मेग्मा है, उस व्यक्ति को पकड़ के, क्योंकि वो उसकी बॉडी में तो हमेशा वो स्मेग्मा रहेगा सैंपल, उसको मैच किया जाता है, और ये बहुत इंडिविजुअल होता है। जैसे कि
थंब के प्रिंट्स आप बोलते हो कि जो फुट हैंड प्रिंट्स, फिंगर प्रिंट्स जो होते हैं वो कितने इंडिविजुअल होते हैं, वैसे ये इसके ऊपर से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिको लीगल प्रूफ कोर्ट में माना जाएगा। मैं ये इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि हमारे देश में ऐसा होता है कि 80% ऑफ लोग बच जाते हैं, छूट जाते हैं, क्योंकि तुम प्रूफ ही नहीं कर पाते हो कि एक्चुअली उसी पर्सन ने रेप किया। एक स्ट्रांग प्रूफ ही नहीं होता है तुम्हारे पास, यही एक स्ट्रांग प्रूफ है मेडिको लीगली। तो एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपसे पूछे जनरल नॉलेज में कि ये क्या है कैसा है, तो आपको समझाते आना चाहिए। तो मैंने फ्रेरुलम आपको बताया, प्रीपिट्यूल सैक बताया, इट इज एन पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द ग्लैंड्स एंड द प्रीप्यूस, एंड डीप टू द स्किन देयर इज अ सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया ऑफ द पेनिस, ये भी मैंने आपको दिखाया। कंटेंट्स, नाउ सुपरफिशियल फेशिया contains superficial dorsal vein of penis, and deep to the deep fascia there is a deep dorsal vein of penis, dorsal artery of penis, dorsal nerve of penis। और इसीलिए सर ने पहले आपको डॉर्सल सरफेस अच्छे से दिखा। तो सुपरफिशियल फेशिया के नाम से मैंने याद रखा सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस। देखो सब जो भी प्रेजेंट है वो डॉर्सल साइड में ही है, इसके लिए डॉर्सल नाम तो आ ही रहा है, लेकिन उसमें से जो सुपरफिशियल है उसको सुपरफिशियल नाम दे दिया उन्होंने, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस। मतलब जिसको हम निकाल के देखें, ये डीप फेशिया है और ये सुपरफिशियल फेशिया, और ये स्किन है। हाँ, यहां पर समझना होगा आपको, जो सेक्शन हम देख रहे हैं तो स्किन है और स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया है, ये नेक्स्ट। तो इस सुपरफिशियल फेशिया में मुझे एक्सपेक्टेड है एक आर्ट, सुपरफिशियल डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, जो कि डीप टू द स्किन है। आप समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस थैंक यू, यस थैंक यू। तो स्किन सुपरफिशियल फेशिया में डिसेक्शन में यहाँ पे हम सेक्शन लेंगे, तो एक आर्टरी हमको मिलेगी दैट इज सुपरफिशियल, उसके नाम से सुपरफिशियल। और ये डॉर्सम है, ये जो सामने आपको दिख रहा है पेनिस का पार्ट वो डॉर्सम है, नीचे का पार्ट अंडर सरफेस है, ये आपको अच्छे से पता है। जो ऊपर का पार्ट है दैट इज डॉर्सम। अब स्किन सुपरफिशियल फेशिया, मैं स्किन को निकाल रहा हूँ अभी, और ये सुपरफिशियल आर्टरी है, उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया है, फिर डीप फेशिया है, ये डीप फेशिया भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब डीप टू द डीप फेशिया मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि डीप टू द डीप फेशिया देयर इज अ डीप डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, दिख रही है, डीप टू द डीप फेशिया। और वैसे ही अभी बाकी रिफिल नहीं मेरे पास, लेकिन अगर और दो मैं डालूं आपको यहाँ पे, तो डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस, डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस, वो सब यहाँ पे रहेगा, डीप टू द डीप फेशिया, सब डॉर्सल डॉर्सम पार्ट में ही प्रेजेंट है। अब ये कैसा दिखेगा डायग्राम में, तो फिर से एक बार हम उस डायग्राम के पास जाते हैं। एनाटॉमी की पूरी स्टोरी डायग्राम में होती है, ये देखो। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो कट सेक्शन में यहां पर आपको सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस दिख रही है और डीप डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस। तो वेन दो है, आर्टरी एक ही है, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस।
अब नीचे ग्रीन क्रॉस करते हो आप तो दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर आप कॉर्पोरा कैवर्नोजा में जाते हो तो वहां पर डीप आर्टरी ऑफ पेनिस है, मतलब दो आर्टरीज मिल रहे हैं आपको, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस एंड डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस एंड डीप डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस। सब डॉर्सम आप इमेजिन करो कि ये सर का ऊपर का सरफेस सर ने दिखाया था। Urethra travels through the corpus spongiosum and deep artery of penis travels through the corpus cavernosum। ये भी हमने पहले देखा। ब्लड सप्लाई ब्रांचेस ऑफ इंटरनल पुडंडल आर्टरी एंड फिमोरल आर्टरी। ये नहीं भी याद में रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल आइडिया है कि अभी जो आपने एक्सप्लेन किया उसी का नाम लिखो, उसका ब्लड सप्लाई वही है, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। तो अगर आप मेरी मेथड के हिसाब से इस डायग्राम को 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो वैसे भी दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा है, वाइस वर्सा है वो, बोथ थिंग्स आर रिलेटेड। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं आपको। फिर वेनस ड्रेनेज में वहां पर आपने बोला था सुपरफिशियल एंड डीप डॉर्सल वेन, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस एंड डीप डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस। नर्व सप्लाई में भी आपने बोला था डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस, उतना ही याद रखो। लिम्फेटिक ड्रेनेज डीप इंग्वानल नोड्स, that is called as lymph node of Cloquet। lymph node of Cloquet हम लोगों ने देखा था, कहाँ देखा था? मैं एक कैडबरी दूंगा आपको अगर आप बोलेंगे। कौन बोलेगा? बड़ी कैडबरी दूंगा 25 रुपए। ब्रेस्ट में। लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट, जिन लोगों ने इन्फेक्स किया है मेरे साथ, सोचो थोड़ा। ओके, तो ये था फिमोरल कैनाल में, तो फिमोरल ट्रायंगल, फिमोरल शीथ, फिमोरल कैनाल हम लोगों ने देखा होगा, अभी याद आया। और फिमोरल कैनाल के कंटेंट्स थे लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट, और उसमें हमने लिखा था इट ड्रेन्स द ग्लांस पेनिस इन मेल्स एंड क्लाइटोरिस इन फीमेल। सेम लिम्फ नोड फीमेल में भी होती है फिमोरल कैनाल में, लेकिन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का क्लाइटोरिस पार्ट होता है। ठीक है, तो उससे वो याद रह जाता है। अप्लाइड इंपॉर्टेंस हाइपोस्पैडियस। हाइपो का मतलब ही बिलो होता है। आप एक वर्ड यूज करते हो हाइपोटेंशन, मतलब लो बीपी। आप बोलते हो हाइपरटेंशन, हाई बीपी। आप बोलते हो हाइपोग्लाइसीमिया, तो लो शुगर। हाइपरग्लाइसीमिया, हाई शुगर। तो यहां पर भी वैसा ही है, हाइपोस्पैडियस। इट इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द पेनिस। इसके लिए मैं हमेशा आपको अभी सुपीरियर इंफीरियर ये दिखा रहा था अच्छी तरह से। ऐसे ये देखो, यहाँ पे ये डॉर्सल पार्ट था और ये इंफीरियर पार्ट था। तो वो क्या बोलते हैं कि कुछ लोगों में एबनॉर्मली यहाँ पे ऐसा ओपनिंग होगा, देयर इज इंफीरियर ओपनिंग। ये देखो यहाँ पे मैं ओपनिंग दिखा रहा हूँ आपको। यूरेथ्रा का जो ओपनिंग सामने होना चाहिए था वो वहां से इंफीरियर रहता है, दैट इज अ हाइपोस्पैडियस। और सिमिलरली इपीस्पैडियस, तो ईपी का मतलब होता है अबव। तो इट इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा ऑन द डॉर्सम ऑफ द पेनिस और अपर सरफेस ऑफ द पेनिस। तो ये ऐसा ऊपर से, यहाँ पे मैं ओपनिंग इसको कर रहा हूँ, ये देखो, तो यूरेथ्रा का एबनॉर्मल ओपनिंग है। सर्कमसीजन,
अभी जो मैंने बात की थी खतना, मोमेडियंस में जो रिचुअल प्रोसीजर है, ट्रेडिशन है, उसको हमारे मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सरकमसीजन, ऑपरेशन ऑफ सरकमसीजन। तो अभी आजकल तो सब एजुकेटेड हो गए, तो अभी वो घर पे नहीं करते, पहले करते थे पुराने जमाने में, अभी भी कुछ जगह पे वो घर घर पे ही करते, लेकिन जो समझदार एजुकेटेड है वो लोग अभी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बच्चे का सरकमसीजन कराता है। वो खतना ही सरकमसीजन है। लेकिन यही सरकमसीजन जो है वो अ, किसी और कंडीशन में भी करना पड़ सकता है। उस बच्चे में कुछ एब्नॉर्मल प्रॉब्लम है, उसका स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वहां पर कुछ इन्फेक्शन है, ऐसी कोई जरूरत आन पड़ी है कि उसको वो स्किन रिमूव करना ही है, तो वो फिर किसी भी रिलीजन का हो तो वो ऑपरेशन हो सकता है सरकमसीजन। ऐसा इट इज एन ऑपरेशन बाय विच द लूज स्किन एट द ग्लांस इज रिमूव। वो जो प्रीफ्यूज लूज स्किन है एक साथ उसको रिमूव करना पड़ता है। देन स्मेग्मा, ये जो ड्यूरिंग लेक्चर मैंने आपको बताया था, इट इज अ कंटेंट ऑफ प्रीपिट्यूअल सैक। तो मैंने अच्छे से बताया कि व्हाट इज प्रीपिट्यूअल सैक एंड विच इज इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेप केसेस। ये आगे चल के भी सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे, एफएमटी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसमें फिर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर आपको रेप केसेस में। देन यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर का मतलब होता है नैरोइंग, नैरोइंग ऑफ द यूरेथ्रा। वो जो बीच में से हमने यहां पर भी दिखाया है, दैट पैसेज ऑफ यूरेथ्रा थ्रू द ग्लांस पेनिस, जिसके थ्रू वो यूरिन एक्सक्रीट होती है, तो वो अंदर से एक लंबा कैनाल है ना, एक लंबा पाथवे है, तो वो कभी कभी अंदर से वो कहीं पे उसमें नैरोइंग हो जाता है। दैट नैरोइंग इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्चर। ये सपोज आपको पूरा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है और यहाँ पर ऐसा ग्लांस पेनिस है और बीच में ये ऐसे यूरेथ्रा का पाथवे है और वो यहाँ पे उसको ओपन किया सपोज। तो कभी कभी क्या होता है ना, अंदर ही कुछ स्वेलिंग वगैरह, एक्सेस ऑफ मास, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें अब क्या कर रही है, उस पाथवे को नैरो कर रही है। दिख रहा है आपको? तो जब ऐसा हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा। तो उस पर्सन में कंटिन्यूशन में यूरिन पास नहीं होगी। वो कंप्लेंट करेगा आके आपको कि मैं मुझे रुक रुक के यूरिन पास होती है, मुझे यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वो भी आगे चल के एज ए डॉक्टर आपको समझ में आना चाहिए स्ट्रिक्चर क्या है, इसको क्या हो सकता है, कितने दिनों से होता है आपको। टेम्पररी है, एक दो दिन का है, 3 दिन का, तो ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं, मुझे बहुत दिनों से होता है, तो फिर वो एग्जामिनेशन, फर्दर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा निकल सकता है, फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ पेनिस, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा। काफी आपके सीनियर्स को ये डिफिकल्ट लगता था और मैं टॉपिक के हिसाब से उसको टाइम देता हूँ। जो टॉपिक डिफिकल्ट है ना, आप उसमें मेरा टेम्पो देखना एक डिफरेंट लेवल का होता है, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे पता होता है कि कहाँ पे कितनी एनर्जी देनी है। और मैंने कितनी बार सीनियर से सुना है कि ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है। तो फिर जो प्रेजेंट टेंस के स्टूडेंट होते हैं उनको मैं पहले से ही वहां पे वो ज्यादा एनर्जी देके एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये एक्सपीरियंस का फायदा होता है। कोई नया पर्सन रहा तो वो बस एक बार आके वो टॉपिक रट के आपको बोल के चले जाएगा, लेकिन सर ने इतना डीप समझाया क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं और वो नहीं समझ में आती, और वो स्टूडेंट किसी को पूछ भी नहीं सकता। तो दिस इज ओनली द प्रॉपर प्लेस कि जहाँ पे आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक टॉपिक मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम क्या करें, 2 दिन के टॉपिक ले रहे हैं एक दिन में, और नेक्स्ट डे जो होता है मेरा वो डेली टेस्ट के लिए होता है। तो ये मत समझो कि मेरा नेक्स्ट डे अगर लेक्चर नहीं भी हुआ तो वो आपका डेली टेस्ट के लिए। कल मेरे लिए 1 घंटा निकाल के वो लॉन्ग आंसर पूरा पेनिस का आपने लिखना है, और डेली टेस्ट की नोटबुक मेंटेन करनी है आपने। डेली टेस्ट उसका डेट आना चाहिए,
और आज का टेस्ट कौन सा है, पेनिस का टेस्ट है, मैंने वो पढ़ा, उसके डायग्राम ड्रॉ किए। तो एक सिस्टमेटिक है वो अपने ही मन से कुछ मत सोचो कि अरे सर रोज क्यों नहीं ले रहे वगैरह वगैरह। हम हमारा बराबर कंप्लीट करेंगे। ये सोचो कि क्या मेरा स्टडी हुआ है, सर जब तक आगे जाए तो मेरा पिछला टॉपिक पूरा होना चाहिए। ये इस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग टाइप के ट्यूशन आप लोगों ने देखे होंगे, न जाने लोग कैसे ट्यूशन चला लेते हैं, आई डोंट नो। कि भाई हम सिलेबस खत्म करेंगे, बाद में आप पेपर सॉल्व करना, और ये 3 महीने में ये हो जाएगा ट्वेल्थ का, फिर बाद में हम एग्जाम लेंगे, या फिर 15 दिन के बाद एग्जाम लेंगे। ये मेरी समझ से बाहर है। मेरा एक ही प्रिंसिपल है कि वो टॉपिक अगर हुआ तो उसका नेक्स्ट 48 आवर्स में टेस्ट होना ही चाहिए। उससे क्या होता है कि वो बच्चा रेगुलर स्टडी करता है। अब अगर आप उसको बोलोगे कि 15 दिन के बाद क्लास में टेस्ट है भाई, तो वो 15 दिन के बाद ही पढ़ेगा फिर। अब 15 दिन के बाद जब वो पढ़ेगा तो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे उसके सामने। तब तक तो मैं कहाँ के कहाँ पहुंच जाऊंगा, मतलब मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हो जाएंगे सब, दूसरे स्टमक वगैरह वो भी हो जाएगा। तो कुछ मतलब नहीं है उसमें। ऑल राइट। तो स्क्रोटम इज एन क्यूटेनियस बैग कंटेनिंग द राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस। ये लगाने के ना अभी, तो मैं आ रहा हूँ, मेरे को बोलना पड़ेगा पोजीशन, 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो स्क्रोटम is an cutaneous bag containing the right and left testes, the epididymis and the lower part of spermatic cord also। उसमें टेस्टिस भी है, उसमें epididymis भी है, और उसमें spermatic cord भी है। एक्सटर्नल पिक्चर, एक्सटर्नल जो फीचर्स है उसके, तो वो इस तरह से दिखता है। देयर इज स्क्रोटम एंड पेनिस एक्सटर्नली। साइड व्यू उसका ऐसा दिखता है। राइट एंड लेफ्ट हाफ स्क्रोटम इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ एक्सटर्नली बाय मीडियन रैफे। जो बाहर से दिख के आता है वो मीडियन रैफे एक इस तरह से आपको दिखता है, और इस तरह से भी दिखता है जो मीडियन जो रैफे है, राइट एंड लेफ्ट हाफ। द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्क्रोटम हैंग्स लोअर देन द राइट। ऑलवेज दोनों भी एक लेवल पे नहीं होते। तो लेफ्ट जो होता है थोड़ा सा लोअर होता है। तो कुछ लोगों को डर लगता है कि क्या मुझे कोई डिसीज है, क्या मैं एबनॉर्मल हूँ। लेकिन नहीं, इट इज एन एनाटोमिकली नेचुरल ड्यू टू ग्रेटर लेंथ ऑफ लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसका सिंपल रीजन है कि लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड की लेंथ लॉन्ग है एज कंपेयर टू द राइट। अब उस पॉइंट पे आते हैं। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है मेरे हाथ में, राइट एंड लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड है, और ये हैंग करेगा टेस्टिस को। राइट टेस्टिस एंड लेफ्ट टेस्टिस। ये मेरे पास टेस्टिस है, लेफ्ट एंड राइट, और ये इसको हैंग रहेगा ऐसे। दैट स्पर्मेटिक कॉर्ड इज अटैच्ड टू द टेस्टिस। तो पहले ये समझ लो, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। और इसका पोजीशन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे इंग्वाइनल कैनाल है आपका। हाँ अच्छा हो गया। इंग्वाइनल कैनाल दिखाने के लिए मैं ये दिखाता हूँ हमेशा। आज इंग्वाइनल कैनाल का टॉपिक पढ़ लेना। वो इट इज प्रेजेंट, इट इज एन ऑब्लिक पैसेज विच इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसका डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, और इसमें से जाता है आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड। अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये पोजीशन आपका ऐसा आ रहा है। मतलब इंग्वाइनल कैनाल का सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, उससे बाहर निकलने वाला स्पर्मेटिक कॉर्ड, और स्पर्मेटिक कॉर्ड हैंग करता है टेस्टिस को। दिख रहा है आपको? और उसको टेस्टिस ऐसे नीचे हैंग होंगी, यहाँ पे लटक रही होंगी। तो ऐसा दोनों ही साइड से होगा। फिर मैं दोनों ही साइड का टेस्टिस आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के पास ऐसा उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा यहाँ।
एक टेस्टिस ऐसे नीचे नीचे की तरफ हैंग होगा, और दूसरा भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। यहाँ पर सुपरफिशियल रिंग से निकलने के बाद टेस्टिस गिर गया नीचे। ये ऐसे, ये लेफ्ट साइड का टेस्टिस और राइट साइड का टेस्टिस। इजी पार्ट, इजी पार्ट। अब उसको 2 मिनट के लिए हटा देते हैं, और इसके बाहर आप टेस्टीज के बाहर जो कवरिंग है ना, वो आपका स्क्रॉटम है। तो बाहर से तो वो ऐसे ही दिखेगा, वो पूरा स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया ऐसा दिखेगा। लेकिन अंदर से ना दोनों के बीच में पार्टीशन है। ये जो अंदर से दोनों टेस्टीज है ना, एक दूसरे को टच नहीं करते। वो दोनों के बीच में छोटा सा, उसके बीच में ये पार्टीशन है। ये समझ, दिख रहा है आपको पार्टीशन अंदर? वो अंदर से, बाहर से तो स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया वो ऐसा दिखेगा, और एक रैफे की लाइन बाहर दिखेगी आपको। एक्सटर्नली बॉडी पे जरूर एक रैफे की लाइन ऐसे दिखेगी, तो बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस ऑन द स्क्रॉटम। तो एक क्यूटेनियस बैग है जिसमें टेस्टीज है आपके। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड आपने देखा, टेस्टीज आपने देखे, कैसे स्पर्मेटिक कॉर्ड अटैच होता है अपर पोल ऑफ टेस्टिस को, वो आपने देखा। राइट और लेफ्ट देखा, स्क्रॉटम देखा। नाउ लेयर्स ऑफ स्क्रॉटम, फॉलोइंग आर द लेयर्स ऑफ स्क्रॉटम विदाउट इनवर्ड्स, मतलब बाहर से अंदर। तो देखो, इन जनरल हम कैसे सोचते हैं, स्किन सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया। तो यहां पर भी वैसा ही सोचो। एक्सटर्नली डिसेक्शन करोगे तो पहले क्या आएगा, स्किन। फिर क्या आना चाहिए, सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया ही है, लेकिन यहाँ पर सुपरफिशियल फेशिया का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, इसके लिए उसका नाम रखा गया डार्टोस। फिर आना चाहिए डीप फेशिया। तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, क्रेमेस्टिक फेशिया फॉर्म्ड बाय क्रेमेस्टर मसल, एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया फॉर्म्ड बाय फेशिया ट्रांसवर्सल्स। तो कुल मिला के बीच में 2 एक्स्ट्रा फेशिया आ गए यहाँ पे, जो 2 मसल ने उसके लिए प्रोटेक्शन दिया। और सुंदरता है कि सर ने आपको पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल पढ़ाई, क्रेमेस्टर मसल पढ़ाई, तो उनका नाम भी वैसे ही रखा, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया क्रेमेस्टिक फेशिया। एक्सटर्नल ऑब्लिक के नाम से एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, और क्रेमेस्टर मसल के नाम से क्रेमेस्टिक फेशिया। और आपको याद होगा, लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल में मैंने बताया था स्किन सुपरफिशियल फेशिया, फिर मसल्स, और मसल्स के बाद डीप फेशिया। और डीप फेशिया का नाम रखा था फेशिया ट्रांसवर्सल्स, याद है? हेलो, किसको याद है? हेलो, सो गए क्या सब लोग? हेलो। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में स्किन सुपरफिशियल फेशिया, फिर मसल्स, और उसके बाद में डीप फेशिया। और वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल जो थी उसके अंदर था वो, इसके लिए उसका नाम हमने रखा था फेशिया ट्रांसवर्सलिस। उसके ऊपर शॉर्ट नोट भी था। तो कुल मिला के 5 लेयर्स आपको याद रखने भाई। स्किन
डार्टोस ने रिप्लेस किया यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया को। फिर दो मसल आते हैं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमेस्टिक फेशिया, और फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये देखो उसका सुंदर डायग्राम, स्किन, डार्टोस, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमेस्टिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। यहाँ पर उसने सिर्फ बैक बताया, ये स्क्रॉटम बताया, इसमें टेस्टिस नहीं दिखाया। नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे टेस्टिस हैंग हो रही, जैसे सर ने दिखाया लगभग वैसा है। सर ने जो रिफिल बताई थी दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, और वो स्पर्मेटिक कॉर्ड जैसे अटैच था टेस्टिस को, वो यहाँ पे अटैच है। और सुंदर यहाँ पर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमेस्टिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया वो दिख रहा है, सिर्फ स्किन और डार्टोस नहीं दिख रही, अंदर टेस्टिस भी दिख रहा है। Now importance of dartos, dartos replaces the superficial fascia and prolong it to the median septum। एक पहला इंपॉर्टेंस उसका ये है कि अंदर ही अंदर एक मिड लाइन, जैसे सर ने बताया था, मिडल पार्टीशन फॉर्म करता है between the two half, and due to the effect of the cold, scrotum becomes short and closely applied to the testis in young and robust person, and this is because of contraction of dartos। तो dartos का important role है वहां पे। अगर इसको हम डार्टोस माने और इसको टेस्टिस माने, तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोल्ड ये डार्टोस क्या होता है, ये क्लोजली एडरेंट हो जाता है टेस्टिस को, इसका एकदम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है यहाँ पे, तो टेस्टिस जैसे हार्ड लगेगा आपके हाथ को। तो इसलिए बिकॉज वो कोल्ड का इफेक्ट टेस्टिस के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो नेचर ने उसको उस तरह से प्लान किया है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, जब हीट ज्यादा होती है तो वही आपको लूज दिखेगा, टेस्टिस के आजू बाजू का एरिया, और ये डार्टोस थोड़ा सा ऐसा लूज हो जाएगा ताकि वो बहुत ज्यादा हीट वहां पे टेस्टिस को ना लगे, तो इट विल बी समवट लूज। इसके लिए ऐसा भी बोलते हैं कि ये डार्टोस जो है इट इट प्लेज द रोल ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, ऐसा भी बोलते हैं, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वार्मथ एंड इन ओल्ड एंड डेबिलिटेटेड पर्सन, दोनों भी तरफ, एक तो वार्म की वजह से भी होता है और ओल्ड मेल्स में भी होता है कि दैट बिकम्स इलोंगेटेड एंड फ्लैसिड ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ द डार्टोस। तो डार्टोस का ही कॉन्ट्रैक्शन और डार्टोस का ही रिलैक्सेशन, एंड दस इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। ब्लड सप्लाई सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, deep external pudendal, scrotal branch of internal pudendal, nerve supply ilioinguinal nerve and genital branch of genitofemoral nerve। Applied importance, it is a common site of edema due to laxity of the skin। वहां का स्किन लूज होता है तो इजीली, सपोज क्रिकेट का बॉल लग गया, कुछ भी लग गया, तो इजीली स्वेलिंग वहां पे आ सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो सकता है। sebaceous glands affected by sebaceous cyst। sebaceous gland मतलब स्वेट ग्लैंड्स, स्वेटिंग, पर्सपायरेशन, पसीना जो आप बोलते हो, तो वहां पर लूज स्किन है, हेरी स्किन है, तो ऑलरेडी वहां पर स्वेट ग्लैंड ज्यादा है, तो वो डक्ट का अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वहां पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, और इसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग होती है, किसकी, वो सेबेसियस ग्लैंड के डक्ट की, ड्यू टू द ब्लॉकेज, तो उसको वो बोलते हैं सेबेसियस सिस्ट। देन स्क्रॉटल स्वेलिंग ड्यू टू कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया एंड हाइड्रोसिल। इंग्वाइनल हर्निया, हर्निया मीन्स एबनॉर्मल प्रोट्रूजन, और अभी जो पाइप आपको दिखाया था इंग्वाइनल कैनाल, उसमें से कोई एब्डोमेन का कंटेंट नीचे की तरफ खिसकता है, गलती से नीचे आता है, तो वो स्क्रॉटम तक ही आएगा क्योंकि स्क्रॉटम ही लास्ट पार्ट है। तो ऐसी स्वेलिंग को वो हाइड्रोसील या इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। एंड अनदर स्वेलिंग जिसमें वायरल इन्फेक्शन ऑफ स्क्रोटम हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, उसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ स्क्रोटम। तो ऐसे 3 और 4 इंपॉर्टेंट अप्लाइड एनाटॉमी आप वहां पे लिखोगे।
बस फिर इसको अच्छी तरह से आप रिवाइज करो,